नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट। बड़ी खबर ऐसी कौन सी खबर है जो आज सुर्खियों में है और अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। हमारे साथ हमारे मेहमान, हमारे साथ एडिटर सूरज जी, हमारे साथ स्थानीय संपादक राजेश जी, हमारे साथ रायपुर छत्तीसगढ़ से स्थानीय संपादक सुनील नामदेव जी, हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश जी, उत्तराखंड से हमारे साथ महेश जी हैं। और आज जानेंगे तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। और सबसे पहले हम रुक करेंगे मध्य प्रदेश की ओर कि मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ खास है, क्या कुछ सुर्खियों में बना हुआ है। राजेश जी। बिल्कुल निशा, जिस तरह से मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, जो बारिश का दौर मध्य प्रदेश में लगातार बिल्कुल। जारी है। और उसी के बाद अगर अभी तक देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कुछ सामान्य से 7% से ज्यादा जो बारिश है वो हो चुकी है। नर्मदा और दूसरी नदियां सहित कई डैम के जो गेट हैं वो खोलकर पानी छोड़ना पड़ रहा है। और जी। भोपाल में भी जिस तरह से भदभदा के गेट खोले गए। भोपाल में सोमवार सुबह से धुंध के साथ हल्की बारिश हो रही है। आज भी बारिश का जो दौर है वो भी जारी है। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर जो मंदिर है वो डूब गया है। शाजापुर में बाढ़ के हालात हैं, जिससे घर और दुकानों में पानी भर गया है। जबलपुर सहित 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज यानी सोमवार को, मंगलवार को तेज या भारी बारिश का जो दौर है वो कुछ कम होगा, लेकिन सोमवार को ये दौर है वो जारी रहेगा। 31 जुलाई से प्रदेश में फिर एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा। इससे पूरा जो प्रदेश है एक बार फिर जो बारिश का दौर है वो यहाँ पर शुरू होगा। मौसम केंद्र के अनुसार अगर हम बात करें तो लो प्रेशर सिस्टम की एक्टिविटी और मानसून ट्रफ प्रदेश से गुजरने से तेज बारिश का जो दौर है वो लगातार यहाँ पर बना हुआ है। और कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी रात 12 बजे पहुंचकर जिस तरह से जो आपदा नियंत्रण कक्ष है वहां पर वो पहुंचे थे और हर स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने अलर्ट रहने के लिए कहा था। जी यहाँ बिल्कुल। तक भी उन्होंने कहा है कि जहां जरूरी हो वहां के लिए हेलीकॉप्टर तैयार रखें। मौसम विभाग ने भोपाल, सीहोर और इंदौर सहित 22 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी जिस तरह से जारी की है, उसी के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार इस पूरे मसले पर एक्टिव हैं। और आज उन्होंने मंत्रालय में एक बड़ी बैठक इसको लेकर बुलाई है कि किस तरह से जिन स्थानों पर बाढ़ के हालात हैं वहां पर कैसे निपटा जाए। तो निश्चित तौर पर जो बारिश का मध्य प्रदेश में दौर है, कई जो स्थान है वहां पर बाढ़ के हालात हैं। उसी के बाद शासन प्रशासन इस दिशा में पूरी निगाह बनाए हुए हैं। बिल्कुल। एक खबर खेल विभाग से जुड़ी हुई है। पहली बार खेल विभाग ने नई संरचना करने जा रही है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले संचालनालय खेल और युवक कल्याण के नए मुखिया अब डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजी रैंक के आईपीएस ही होंगे। पूर्व में डीजी रैंक के अफसर पदस्थ रहे हैं, लेकिन तब आधिकारिक तौर पर ये पद सिर्फ डीजी रैंक के लिए नहीं रहा है। तब एक दो बार को छोड़कर आईपीएस की तैनाती इसमें होती रही है। डायरेक्टर पद पर भी अब उसी विभाग के किसी अफसर को प्रमोशन दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है। बिल्कुल। अभी जो फाइल है सामान्य प्रशासन विभाग के पाले में है। एक खबर भोपाल से, ये खबर है जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं आरिफ अकील, उनका आज सुबह तड़के निधन हो गया है। आरिफ अकील की अगर हम बात करें तो 1990 से लगातार वो भोपाल की जो उत्तर विधानसभा है वहां से चुनते आए हैं। पहली बार 1990 में वो विधायक बने थे निर्दलीय के तौर पर, फिर जनता दल में रहे और बाद में कांग्रेस से वो उत्तर विधानसभा से विधायक चुने गए। 2 बार वो मंत्री भी रहे हैं दिग्विजय सरकार में और कमलनाथ सरकार में। लंबी समय से वो बीमार चल रहे थे। अगर 2023 विधानसभा चुनाव की बात करें तो स्वास्थ्य कारणों से इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ाया था और अपने बेटे को चुनाव लड़ाया था। और वो उनके बेटे इस समय उत्तर विधानसभा से
विधायक हैं। तो ये बड़ी खबर है। इसके अलावा एक खबर, एक पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर है वो 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। नर्मदापुरम संभाग के लोक निर्माण यानी कि पीडब्ल्यूडी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरती तुरले को लोकायुक्त पुलिस ने 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अपने बंगले पर बैतूल में सड़क ठेकेदार अंकुर सातेड़ से सड़क के काम की अवधि बढ़ाने के लिए रिश्वत ले रहे थे और लोकायुक्त ने उन्हें जो रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जी। जी बिल्कुल। जी तमाम हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर में कौन सी खबरें जो आज सुर्खियों में है, हम जानेंगे एडिटर सूरज जी से। सूरज जी, तमाम राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी खबरें जो आज अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं और लगातार सुर्खियों में है, दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए निशा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी चर्चा जिस बात की है वो अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव। बिल्कुल। और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति व रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने डिजिटल करेंसी को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि मैं जीतता हूँ और मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनता हूँ तो अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बना दूंगे। ट्रंप ने पहली बार क्रिप्टो के समर्थन में बयान दिया है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि क्रिप्टो इस तरह का फ्रॉड है। और डोनाल्ड ट्रंप ने नेशविले में बिटकॉइन सम्मेलन में कहा कि अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाने के पीछे जो वजह है कि अमेरिका फर्स्ट नीति है। यदि हमने इसे नहीं अपनाया तो जो देश इसे अपना रहे हैं वे हमसे आगे निकल जाएंगे। चीन व दूसरे देश ऐसा करने जा रहे हैं, हमें पहले ही करना होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार हैं कमला हैरिस, तो उनको भी गिरते उन्होंने कहा कि यदि वह जीतती हैं तो क्रिप्टो निवेशक जो है वो तबाह हो जाएंगे। दूसरी तरफ बात करूं कि इटली की जो प्रधानमंत्री हैं मेलोनी, वो अपनी इस जीत के बाद में और इस बार जब वो प्रधानमंत्री बनी थी तो उसके बाद पहली बार उनकी जो पहली यात्रा है वो चीन की है और वो बीजिंग पहुंची है। 5 दिन का यह उनका यह दौरा है और इस 5 दिन के दौरे में राष्ट्रपति जिनपिंग और उनके जो प्रधानमंत्री कियांग से उनकी मुलाकात होने वाली है। मेलोनी की इस यात्रा को लेकर के कहा जा रहा है कि चीन से जो उनके संबंध थोड़े से खटास भरे हो गए हैं, उन संबंधों को सुधारने के लिए उनकी यह यात्रा है। दूसरी तरफ देखें कि इजराइल और हमास का युद्ध है वो लगातार बढ़ने की आशंका बनी हुई है, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि ईरान और ईरान की जो धमकी है इजराइल के लिए, वो लेबनान पर हमला करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच करीब 10 महीने से लगातार युद्ध चल रहा है और अब खत्म होने के बजाय पश्चिम एशिया के बाकी हिस्सों में ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स पर ईरान समर्थित मिलिशिया हिजबुल्लाह ने कथित तौर पर हमला किया था, जिसके बाद इजरायली सेना ने दक्षिण और पूर्वी लेबनान के कई शहरों और कस्बों पर जवाबी कार्रवाई में बमबारी की है। इस दौरान ईरान ने खुले तौर पर इजरायल को चेतावनी दी है कि वह लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करता है उनसे विनाशकारी युद्ध का सामना करना पड़ेगा। तीसरी तरफ देखें कि चीन में जो है लगातार भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश और तूफान से 12 लोगों की मौत हो गई है। यूनान में भूस्खलन हो गया है। और एक और बात बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति मादुरो, वेनेजुएला से खबर है ये कि जो वोटिंग खत्म हो चुकी है और दक्षिण अमेरिकी देश जो वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो मतदान हुआ है, इस चुनाव में 11 वर्ष तक सत्ता में रहने वाले यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की हार लगभग तय मानी जा रही है। और जो विपक्षी उम्मीदवार हैं एनमेंडो गोंजालेज उर्टिया ने मादुरो से कड़ा संघर्ष की बात यहाँ पर सामने आ रही है कि हो सकता है कि इस बार जो चुनाव परिणाम वेनेजुएला में आएंगे तो राष्ट्रपति मादुरो को हार का सामना करना पड़ सकता है। एक और बात की जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 112वां एपिसोड था और उन्होंने न्यूज़ पर अपनी बात रखी है और मन की बात के उन्होंने ओलंपियाड, पेरिस ओलंपियाड, असम के मोरिदम की यूनेस्को लिस्ट में शामिल हो जाने को लेकर के टाइगर डे, हैंडलूम डे और वन संरक्षण पर उन्होंने इसमें अपनी बात रखी है। पहली बार है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के भाषण के लिए लोगों से सुझाव मांगे थे और उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वो प्रधानमंत्री का जो भाषण 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से होता है उसके लिए अपने सुझाव दें। एक अच्छी खबर का जिक्र जरूर करना चाहूँ कि रूस में जो भारतीय सैनिक हैं वो उनको स्वदेश लौट रहे, क्योंकि जो रूस यात्रा हुई थी उसको लेकर के तमाम तरह की अटकलें में अब जो है रूसी सेना में काम कर रहे 10 भारतीय नागरिक जल्दी भारत लौटेंगे। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है
और उन्होंने बताया है कि रूसी सेना में काम कर रहे भारतीयों को रूसी सशस्त्र बलों ने छोड़ दिया है। क्योंकि जो विदेश राज्य मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रूस यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन के समक्ष भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द रिहाई का मुद्दा उठाया। जी बिल्कुल। और एक आखिरी खबर का जिक्र करना चाहूंगा, खेल से जुड़ी हुई है। और खेल मतलब ओलंपिक का इस समय बुखार चढ़ा हुआ है पूरी बिल्कुल। दुनिया पर, और भारत ने मेडल का खाता खोल लिया है। और जो मनु भाकर है उन्होंने न्यूज बढ़ा दी है, क्योंकि मनु भाकर ने पहला जो है मेडल ओलंपिक में जीत लिया है। हालांकि रमिता और बहुता ने भी उम्मीदें जगाई है, क्योंकि शूटिंग में 2 पदक हम और मिल सकते हैं। टीम इंडिया के पेरिस ओलंपिक में पहला पदक जो है शूटिंग में प्राप्त हुआ है भारत से, और भारत के लिए ये बड़ी खबर है। जी जी बिल्कुल। तमाम हम छत्तीसगढ़ की अपडेट ले लेंगे। रायपुर छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास है जो सुर्खियों में है, ऐसी कौन सी खबरें जो छत्तीसगढ़ में अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है? हमारे साथ सुनील जी हैं। सुनील जी, अपडेट दीजिए तमाम छत्तीसगढ़ की। निशा जी, छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का दौर जारी है और यहाँ बाढ़ और राहत का काम भी उतनी ही तेजी से चल रहा है। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर डिवीजन है पूरी तरह से जलमग्न है। हालांकि मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है। 966 पानी पर वर्षा दर्ज की गई, जो औसत से लगभग 9% ज्यादा बताई जा रही है। लिहाजा कई इलाके जो है जलमग्न हो गए हैं। सभी जो प्रमुख नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही। बस्तर में आधा दर्जन लोगों की मौत की खबर आ रही है। अलग अलग घटनाओं में कभी किसी के मकान ढहने से कोई मौत हुई है, तो NH-30 पर भी पुलिया पार करते समय 2 युवक बह गए हैं। इस तरह अलग अलग इलाकों में जान माल के नुकसान की खबर आ रही है। कोरबा में एक बड़ी घटना सामने आई है। कोयला खदानों में पानी भर जाने से एक डिप्टी मैनेजर की मौत हो गई है। उनका शव तैरते हुए मिला है, पुलिस ने उसे रिकवर किया हुआ है। दूसरा मामला पंडित प्रदीप मिश्रा की यहाँ दुर्ग में उनकी घर में जो वो प्रवचन किया करते हैं, उनकी शिव पुराण चल रही है और भारी भीड़ जुट रही है। जैसा कि हम देखेंगे कि हाल ही में हाथरस में ऐसी ही एक सत्संग समारोह में 131 लोगों की मौत हो गई थी। अब उसके बाद से जो भीड़ जुटने वाला ये एक कार्यक्रम दुर्ग में हो रहा है, यहाँ भी करीब 2 लाख लोग प्रतिदिन जुट रहे हैं। लिहाजा पुलिस ने इस बार SOP का पालन किया है। आयोजकों से जो भीड़ का ब्यौरा है पूरा इकट्ठा किया गया है। कितने समय मूवमेंट होगा, कितने समय भीड़ निकलेगी, कितने समय जाएंगे, बच्चे कहाँ बैठेंगे, बुजुर्ग कहाँ बैठेंगे, इस पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं। यही नहीं, छत्तीसगढ़ में अब दौर शुरू हो रहा है मंत्री परिषद के विस्तार का। विश्वदेव साय मंत्रिमंडल में 2 मंत्रियों के स्थान रिक्त हैं। इस पर अब नियुक्ति की जाने का दौर शुरू हो रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि इसके साथ ही 13 संसदीय सचिव भी बनाए जाएंगे। लिहाजा बीजेपी का राजनीतिक गलियारा गरमाया हुआ है। मुख्यमंत्री साय हाल ही में नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली गए थे। उनकी वहां तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है। तो माना जा रहा है कि अब छत्तीसगढ़ में एक राजनीतिक रूप से बीजेपी के कई नेताओं को अच्छे पद और उनको मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। तमाम हम उत्तर प्रदेश की अपडेट ले लेंगे। लखनऊ उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खास है, क्या नहीं? जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो उत्तर प्रदेश में यूपी विधानसभा में नए नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लग चुकी है। और बता दूं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नए नेता प्रतिपक्ष के लिए सपा विधायक माता प्रसाद पांडे के नाम का ऐलान किया है। और माता प्रसाद पांडे विधानसभा में सरकार से जवाब और सवाल करेंगे। इसके अलावा 3 और विधायकों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। अखिलेश यादव ने अमरोहा से विधायक महबूब अली को अधिष्ठाता मंडल, हसनपुर में विधायक कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक और प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक राकेश कुमार उर्फ डॉक्टर RK वर्मा को उप सचेतक बनाया है। बताते हैं कि अभी विधानसभा प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सपा प्रमुख अखिलेश यादव संभाल रहे थे, लेकिन कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद अखिलेश ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद ये पद खाली हो गया था। फिर इंद्रजीत सरोज चूंकि 6 साल पहले ही बसपा छोड़ सपा में आए थे और उनके बेटे हाल ही में कौशाम्बी से सांसद चुने गए, इसलिए वह रेस से बाहर हो गए। तो राम अचल राजभर भी बसपा से आए और नेता प्रतिपक्ष के लिए पर्याप्त अनुभव नहीं पाया गया, इसलिए शिवपाल यादव नेता प्रतिपक्ष
उनके लिए एक सशक्त नाम था। वह पहले भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके थे और उनके बेटे आदित्य यादव को अखिलेश ने टिकट चुनाव मैदान में उतारा, वह भी सांसद हो गए। और साथ ही सपा परिवार के आंतरिक सियासत के चलते उनके नाम पर ब्रेक लग गया। विधान परिषद में लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद अब माना जा रहा है कहा कि किसी यादव को इस पद के लिए मौका नहीं मिलेगा। सपा प्रमुख ने रविवार को विधायकों की बैठक के बाद माता प्रसाद पांडेय को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष घोषित कर सबको चौंका दिया। जी उन्होंने बिल्कुल। ब्राह्मण कार्ड खेला लोगों का कहना है और माता प्रसाद 7 बार विधायक रह चुके और वर्तमान में इटवा विधानसभा सीट से विधायक है। वहीं मैं बात करूंगा अनिशा की मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि सपा मुखिया ने लोकसभा उप आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहाँ पीडीए को गुमराह करके उनका वोट तो जरूर ले लिया है, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी उपेक्षा की गई यह भी सोचने की बात है। और जबकि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं और ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं, क्योंकि सपा व भाजपा सरकार में जो इनका उत्पीड़न व उपेक्षा हुई है वह किसी से नहीं छिपा है और वास्तव में इनका विकास एवं उत्थान केवल बीएसपी सरकार में ही हुआ है। अतः ये लोग इनसे जरूर सावधान रहे। वहीं मैं निशा बात करूंगा कि जो आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी और विधानसभा सत्र में कई अध्यादेश और अधिसूचनाओं को सदन के पटल पर रखा जाएगा। 30 तारीख व 31 जुलाई को 1 अगस्त व 2 अगस्त को होंगे विधायी कार्य और सत्र में 5 विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। यूपी सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों का निवारण अध्यादेश 2024 सदन में पेश होगा और उत्तर प्रदेश आपराधिक विधि संशोधन अध्यादेश 2024 सदन में पेश होगा। वहीं यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र व अन्य क्षेत्र विकास परिषद अध्यादेश 2024 सदन में पेश होगा और यूपी नजोल संपत्ति अध्यादेश 2024 भी सदन में पेश किया जाएगा और यूपी विद्या संशोधन अध्यादेश सदन में पेश किया जाएगा। वहीं 30 जुलाई को यूपी सरकार 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी और 2025 के प्रयागराज में होने वाले कुंभ पर्यटन स्थलों के विकास बसों की खरीद के लिए भी जो है धनराशि जारी होगी। वहीं निशा में बात करूंगी कि भाजपा कार्यकर्ताओं को पीटने के बाद में फूंक कर चटवाया था चौकी इंचार्ज, उनको हाजिर कर दिया गया और ये पूरा मामला आगरा में भाजपा कार्यकर्ता कृष्ण कुमार से मारपीट की और फिर फूंक कर चटवाने के आरोप में तुल पकड़ लिया है और चौकी इंचार्ज को डीसीपी सिटी सूरज राय ने शनिवार को लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं मैं बात करूंगा निशा की बड़ी खबर है कानपुर से कि कानपुर में बीजेपी एमएलए सुरेंद्र मैथानी का एक ऑडियो जारी हुआ था, वायरल हो रहा था। वो बुलडोजर से घर गिराने की बात को लेकर अधिकारियों को डांट रहे थे। उन्होंने गरीब जनता के घरों पर बुलडोजर चलाना बर्दाश्त नहीं करूंगा और मोदी जी ने घर देने की बात करते हैं मगर तुम लोग गुजरने का नाम करते हो। और अधिकारी से कहा भाजपा विधायक ने बीते दिनों कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में नल के किनारे कुछ घरों को गिराने के लिए नोटिस चस्पा की गई। इच्छुक को देखते हुए भाजपा विधायक का भयंकर गुस्सा उठा और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यूपी में विधायक अफसरों में सरफुटअव्वल जारी है। ये कहना था सपा नेता आईपी सिंह ने एक्स पर अपना पोस्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज में तब्दील हो चुका है और केंद्र सरकार यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाए और बीजेपी विधायक और इंजीनियर की बात का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला कानपुर गोविंद नगर सीट से भाजपा विधायक ने अधिकारी को हड़काया कि तुमको तुम्हारे बुलडोजर को नहर में घुसेड़ दूंगा, यह कहना है विधायक सुरेंद्र मैथानी का और विधायक ने इंजीनियर से कहा कि तुमको ठीक कर दूंगा। तो जी निशा। जी बिल्कुल, तमाम उत्तराखंड की अपडेट ले लेंगे। महेश, उत्तराखंड में क्या कुछ खास है, दर्शकों के साथ साझा करें। निशा जी, मैं आपको बता दूं कि पिछले 2-3 दिन उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। गंगोत्री हाईवे के पास भूस्खलन होने से मलबा लगभग 3 जगह आ गया है जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया है और एसडीआरएफ लगातार मलबे को हटाने का काम कर रही है। यदि मैं पूरे प्रदेश की बात करूं तो 21 मार्गों पर आवाजाही ठप है। तो ये राज्य मार्ग हैं, नेशनल हाईवे हैं, इसलिए जो यात्री हैं वो थोड़ा संभल कर गए और कोशिश करें कि वो पहाड़ी क्षेत्र में अपना भ्रमण कम करें। तो मैं आपको बता दूं कि गंगोत्री से लौटते हुए बूढ़ा केदार एक जगह पड़ती है, यहाँ पर 21 कांवड़ यात्री भटक गए थे। उन्हें एसडीआरएफ ने कुशल रात में ही रेस्क्यू कर दिया है और उन्हें मार्ग पर ला करके कांवड़ यात्रा के लिए उन्होंने भेज दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि
एक रुद्रपुर का प्रकरण सामने आया है। एक सिरफिरे प्रेमी ने जमानत पर वो आया था, वो उस प्रेमिका के घर गया और उसने चाकू से उसको गोद दिया। काफी हालत में वो जख्मी हो गई और उसे जिला अस्पताल में वहां पर उसका इलाज चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि 5 जिलों में अभी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर है। इसमें मुख्यतः बारिश का केंद्र बताया गया है। तो बाकी जो 8 जिले हैं, उन 8 जिलों में धीमी बारिश रहेगी। जी ये बिल्कुल। मौसम विभाग का अलर्ट है। तो साथ ही मैं आपको दूं, मनु ने जो अभी हाल ही में जो खेल चल रहे हैं, उसमें जो निशानेबाजी पर उन्होंने एक मेडल लिया है, उसका तार जो है उत्तराखंड से जुड़ा है। उनके जो कोच जसपाल सिंह राणा की रेंज में उन्होंने सीखा था। कल यहाँ पर भी बहुत खुशियां मनाई गई। उत्तराखंड के लिए कहा गया कि ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि यहाँ उन्होंने प्रशिक्षण लिया है। मनु जो है, जसपाल सिंह राणा उनके व्यक्तिगत कोच हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो विधानसभा का सत्र है, वो जल्द ही तैयारी उसकी जोरों पर है। जल्द ही ये गैरसैंण में होगा या देहरादून में होगा, ये तय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। अभी तक जो बात हुई है विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी से, उन्होंने बताया कि अभी तक 423 सवाल आए हैं इस कैबिनेट के लिए। अब ये देखते हैं कि सत्र में और कितने सवाल अभी विधायक भेजते हैं। तो साथ ही मैं बता दूं कि नीति आयोग की जो बैठक दिल्ली में चल रही थी, उसमें सीएम धामी ने हिमालय राज्यों की जो नीति है उस पर विशेष हिमायत की है और उन्होंने कहा कि हिमालय राज्य चूंकि बहुत परेशानी का सामना करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस पर इकोलॉजी और इकोनॉमी का समन्वय बनाते हुए उन काम योजनाओं को करना संचालित करने पर बिल्कुल। विशेष ध्यान दिया जाए। जी तो मैं बता दूं आपको निशा, कि ये जो पिछले 3-4 दिन में दिक्कतें चल रही, पहाड़ में ज्यादा बारिश हो रही है, उससे लगभग जो बिजली की आपूर्ति है उसमें बहुत गिरावट आई है। 100 से ज्यादा गांवों में बिजली की आपूर्ति ठप हो गई है और उससे नुकसान हुआ है। कल जो प्रधानमंत्री की मन की बात थी, तो प्रधानमंत्री की मन की बात में जो सीएम मतलब प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो सेल्फी तिरंगे के साथ में अपलोड करें, तो धामी ने वहीं से, दिल्ली से ही अपने ट्विटर हैंडल से कहा है कि प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति से मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि वह अपनी जो सेल्फी है वो तिरंगे के साथ अपलोड करे। तो साथ ही मैं बता दूं, गंगोत्री धाम की जो भगीरथी का जो जल स्तर बढ़ा हुआ था, वो सुबह आज कम हो गया है घाटों पर, लेकिन मलबा बहुत ज्यादा जम गया है और जो मलबा है वो तब्दील हो गया है लगभग अभी उसका सफाई काम चल रहा है। बिल्कुल। आपको बता दूं कि हरिद्वार में कावड़ यात्रा चल रही है। अभी तक यदि 6 दिन के आंकड़ों की बात करें तो सरकारी आंकड़े लगभग 85 लाख शिव भक्तों का बताया जा रहा है कि 85 लाख शिव भक्त लगभग से ज्यादा शिव भक्त यहाँ से गंगा जल लेकर के अपनी कावड़ अपने गंतव्य जी जा बिल्कुल। चुके हैं। जी तो मैं आपको एक और बड़ी खबर बता देता हूं कि उत्तरकाशी में यहाँ पर लगभग 100 वर्ष पुराना 1000 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर है, जो पुरातत्व विभाग की देखरेख न होने की वजह से जर्जर हालत में चला गया है। जी बिल्कुल। ग्रामीणों में रोष है और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि जो जिला के अधिकारी हैं, वो जिला में जितने भी अधिकारी बैठते हैं वो इसकी अपेक्षा करते रहे, इससे जी नुकसान बिल्कुल। हुआ है। जी कल एक अयोध्या से एक व्यक्ति को अरेस्ट किया था उत्तराखंड पुलिस ने। वो पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने उसके जो परिजन हैं उन्होंने कहा है कि इसकी जो मौत है वो हत्या कर दी गई है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि इसकी जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है। जी बिल्कुल। जो एक बड़ी खबर निशा जी ये है कि जो टिहरी में घनसाली क्षेत्र के दीनगढ़ में जो मलबा आया था, उससे पूरा गांव वहां मलबे में तब्दील हो गया था। जी ये बहुत बड़ी खबर रही है, लेकिन तत्परता से, प्रशासन की तत्परता से और वहां की जनप्रतिनिधि की तत्परता से वहां जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन बिल्कुल। जी जान माल का जो माल है वो काफी हानि हो जी गई। महेश 12 जी पशु उनके चले गए हैं और जो परिजन है वो बड़े परेशान है। बिल्कुल। उन्हें वहां से माइग्रेट करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। जी 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 महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड की तमाम बड़ी अपडेट साझा करने के लिए। तो दर्शकों, आज प्रेस वार्ता में हमने जाना देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट। मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास था, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास था,
और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, लखनऊ और उत्तराखंड, देहरादून और तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ऐसी कौन सी खबरें थी जो सुर्खियों में थी, आज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में हमने जाना। तो दर्शकों, प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई सुर्खियों के साथ। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।